अब जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये सब के सब पेपर में आए हुए भी हैं, पीछे भी थे लेकिन वो थोड़े से एवरेज थे या थोड़े से मतलब कि इजी क्वेश्चन थे, लेकिन ये अच्छे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन का मतलब वेटेज ज़्यादा ही होगा, 5 मार्क्स का आएगा या 3 का आएगा, इससे कम का तो आएगा नहीं। तो ज़रा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, पूरा फोकस दीजिएगा ध्यान से। और इस तरह के क्वेश्चंस एक ज़रूर आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना कैसे है, तो इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको आंसर में ये दोनों ही करना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देख लीजिए, ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू +3 लिया है। अब यहाँ पर 8 और डी की जगह पर 3 पुट कर दीजिए, जो कि मैंने पुट कर दिया। देखिए 8 - 3 8, 8 + 3, तो आंसर आ गया 5 8 11। आप करके देखना, इसको नोट करो कॉपी लेकर के। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। हमने इससे पहले एपी का एक वीडियो किया था जिसमें कुछ बेसिक्स लिए थे और कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, प्रॉब्लम भी देखे थे, तो उसमें तो बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, आज जो हम लेने वाले हैं ना, उसमें थोड़े से अच्छे टाइप के प्रॉब्लम है और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एपी के वो सारे इसमें डाल दूंगा। जितने भी टाइप्स सीबीएसई ने डिस्कस किए अब तक या बुक के अंदर हैं या अभी तक जो भी आया है पीवाईक्यूज के अंदर, सारे टाइप्स डालूंगा। तो आई होप कि इसमें कर पाऊँ मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का टाइप ये है कि अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी हमें 11th टर्म निकालना है, लेकिन कहाँ से? लास्ट से। अभी तक हम शुरू से निकाल रहे थे a11 a + 10d, बट यहाँ पर क्या कर रहा है, लास्ट से निकालना है। तो इसके करने के असल में तो दो तरीके हैं और दूसरा तरीका भी देखेंगे। पहले देखो थोड़ा सा मुश्किल तरीका वो देख लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, a कितना है बताओ। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 10। अच्छा, अगर मैं d निकालूं तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? a2 - a1, d = 7 - 10 यानी कि -3। और ये क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म, यानी कि an = -62। अब मुझे 11th टर्म निकालना है लास्ट टर्म से, तो पहले ये पता कर ले कितने नंबर ऑफ टर्म्स पे ये आ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए an = -62। an की वैल्यू -62 मानी थी। अब इसको सॉल्व करते हैं, an की वैल्यू डालो तो a + n - 1 × d = -62। a की जगह पर क्या है? 10 + n - 1 × d, d क्या है? -3। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 10 को इस तरफ भेजते हैं तो यहाँ पर n - 1 - 3 = -62 - 10 यानी कि 2 और ये हो जाएगा 7, तो -72। अब यहाँ पर है हमारे पास n - 1, और अगर इस -3 को मैं नीचे भेज दूँ यहाँ पर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 24। अब देखिए n - 1 = 24, यानी कि n = कितना? 25। इससे क्या पता लगा कि जो ये -62 है इस एपी के अंदर 25th नंबर पे आ रहा है। बट हमें क्या करना है? इधर लास्ट से लेकर आना है 11th टर्म। तो आप जरा सुनिए, आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ से, जैसे 1, यहाँ 2, 3 और इस तरह से आगे चलते चलते ना, आगे में आप लिख लीजिए यहाँ पर 25, या आप लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। ये चलो मैं लिख देता हूँ, देखो थोड़ा सा आसानी के लिए। 25 इससे पहले क्या आएगा? 24। जब इस तरह से हम लिखते हुए आएंगे एंड तक, फ्रॉम 1st to 25। अब आप चेक कीजिए कि इधर से 11th टर्म पे कौन आ रहा है। तो 25 पहला टर्म हो गया। अब यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हो गया 1, 24 हो गया 2, है ना। उसी तरह जब हम गिनते आएंगे ना, तो अब देखो कितने पे आएगा 11th टर्म। 11th टर्म आएगा आपका 15 पर, राइट। तो देख लो इस तरफ से हम क्या निकाल रहे हैं? A15। तो अगर मैं A15 निकाल दूं तो देखिए A15 कहां से निकाल रहे हैं? इस तरफ से। इधर से तो इधर से जो है वो A15 पड़ेगा, लेकिन इधर से वो 11th टर्म पड़ेगा इस तरह से निकालने में। तो A15 = A + 14d। अब चेक करके देखना ये 15 11 पे कैसे आया। आप काउंट करना, 25, 24, 23, 22, 21, 20, फिर 19, इस तरह से जब काउंट करेंगे तो आपके कितने पर आएगा? ये आएगा 11th टर्म आएगा 15वें टर्म पे। अब इसको काउंट करके देखिए तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10 + 14 और d की वैल्यू है -3। तो देखिए 10 और 14 3 = 42, यानी आंसर कितना आ गया? -32। अब एक तरीका तो ये है जो कि बच्चों को जनरली थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मुश्किल लगता है और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है इसमें, पीछे से आने में अच्छा नहीं है। इससे आसान तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका लेता हूं मैं। दूसरा तरीका ये है, यहाँ कह रहा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 20वां टर्म निकालना है लास्ट से। एपी ये रहा, मतलब सेम ही चीज़ है, बस क्या पूछा है? एपी चेंज कर दिया बस। तो देखिए अगर यहाँ पे जब भी ऐसा पूछे ना, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आप पहले लिख लीजिए एपी क्या है। तो एपी है आपके पास 3, 8,
13 एंड सो ऑन, आखिरी में है 253। हमें क्या करना है, हमें 20वां टर्म निकालना है। कहां से, लास्ट से गिनते हुए आना है 20 पर। तो देखिए आप क्या करो, रिवर्स कर दो एपी को, यानी कि आप एपी को ही पूरा पलट दो। जब एपी को पलटोगे तो जो आपका लास्ट टर्म है वो यहां से आएगा, फिर हमारे लिए सब कुछ क्या होगा, जैसे हम पहले पढ़ते हुए आ रहे थे सीधे सीधे स्टार्टिंग से, वैसे ही हो जाएगा। तो देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ गिवन एपी। जो एपी हमें दिया है मैं उसको रिवर्स करता हूं। तो अब जब यहां पर रिवर्स करूंगा तो देखिए एपी क्या बनेगा, यानी कि जो सबसे लास्ट टर्म है वो हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और उस तरह से हम इस तरह से अब क्या लिखेंगे, यहां पर 13, यहां पर 8 और यहां पर 3। ये हमारे पास न्यू एपी आ चुका है हमारा। अब इससे आप निकाल लो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 253। समझ आ रही है, जो लास्ट टर्म था वो ए की वैल्यू आ गई। उसी तरह अब यहां से डी निकाल लेते हैं। तो डी इज इक्वल्स टू, यहां पे कोई सा भी दो टर्म ले लो, तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 13 यानी कि -5। ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, हमें क्या निकालना था, 20th टर्म। तो अब यहां पर डायरेक्ट 20 टर्म लिखेंगे। देखो यहां पर 11th टर्म बोला गया था लेकिन हमने 15 लिखा, कैसे, क्योंकि पीछे से काउंट करके आए थे, तो पीछे से जो 11वां टर्म है वो शुरू से 15वां टर्म था। मगर यहां पर चूंकि हमने एपी को रिवर्स कर दिया है तो इस वजह से 20वां टर्म यहां से 20वां ही होगा, राइट। अब देखिए तो ए 20th इज इक्वल्स टू ए प्लस 19d। ए कितना, तो 253 प्लस 19 और डी कितना, -5। तो 253 माइनस 19 5 जा 95, आंसर इज 158। बात समझ में आई। तो ये हमारे पास एक तरह के मैंने दो क्वेश्चन लिए, आगे चलते देखिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट तरह का टाइप है बल्कि ये, कि अगर आपसे ना एक एपी दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि पहला निगेटिव टर्म बताइए, या कौन सा टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो देखिए विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो पहली बात तो ये देखो, ये एपी डिक्रीजिंग एपी है, तो ये कहीं ना कहीं पर जाकर जीरो तो हो रहा होगा, और जीरो के जस्ट अगला टर्म जो भी होगा वो निगेटिव होगा। अगर जीरो इस एपी में आ रहा है तब तो ठीक है, उसका अगला टर्म होगा। लेकिन अगर जीरो इस एपी का पार्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है एन की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आएगी। तो अब उसके बाद जो भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी, यानी कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा वही क्या होगा, एन की वैल्यू होगी। तो देखिए देखते हैं कैसे, क्या मतलब है इसका। चलिए तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें यहां पर गिवन लिख लेना है। गिवन में क्या है हमारे पास, डायरेक्ट मैं एपी से लिख रहा हूं। तो गिवन हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू 121 और डी निकाल लो। तो डी इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, A2 माइनस A1 यानी कि 117 माइनस 121 यानी आंसर इज -4। आंसर इज -4। अब ए और डी हमने निकाल लिया। अब देखो हमें ये एज्यूम करके चलना है, क्योंकि हम मान रहे हैं इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो हम सबसे पहले ना इसमें ए एन पता कर लेते हैं, यानी कि ए एन को हम एज्यूम कर लेंगे 0, फिर एन पता करेंगे। तो हमने मान लिया लेट ए एन इज इक्वल्स टू 0। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए एन की जगह पर फिर से लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ए की जगह पर लिख दो 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह -4 इज इक्वल्स टू 0। इसको उस तरफ भेजते हैं। तो यहाँ पर n माइनस 1 -4 इज इक्वल्स टू -121, यानी n माइनस 1 इज इक्वल्स टू -121 बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि n इज इक्वल्स टू 121 बाई 4 प्लस 1। अब जब इसको सॉल्व कर लो तो 4 और 121 यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा और यहाँ पे आएगा 2। अब देखिए n की वैल्यू किस में आई है, फ्रैक्शन में। अब जाहिर सी बात है कि इसका मतलब यह हुआ कि 0 इस एपी का पार्ट नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियोस किए हैं, एक ही वीडियो किया है बल्कि, इससे पहले जो वीडियो किया है उसमें ना बेसिक्स और इसके मैंने क्वेश्चन लिए हैं कि कौन सा टर्म एपी में है और नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम है, उसको भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आएगा, फिर सारे क्वेश्चन कंप्लीट है आपके। तो एन की वैल्यू कितनी आई, फ्रैक्शन में आ गई, यानी 31.2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 इस एपी का पार्ट नहीं है। तो अब सोचो अगला टर्म क्या हो सकता है। तो 31 एक टर्म है और अगला टर्म क्या होगा 32। तो इस वजह से हमें यह पता लगा कि जो 32th टर्म है, यानी कि 32वां जो टर्म है, वो क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो हम यहां पर इस तरह से लिख देंगे,
यही लिखता हूं मैं कि ए एन मस्ट बी लेस देन 0, है ना, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, n इज 32, तो यहां पे लिखेंगे कि फर्स्ट निगेटिव टर्म इज 32th टर्म, यानी कि 32वां टर्म जो है वो पहला निगेटिव टर्म है। अब इधर देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब यहां पर करके देखते हैं। तो यहां पर भी हमने क्या एज्यूम कर लिया, a की वैल्यू 21 हमें गिवन है, और हमने d इज इक्वल्स टू क्या मान लिया, यहां पर d कितना है 18 माइनस 21, अब यहां पर निकाल लो, तो यहां पर आ गया माइनस का 3 d की वैल्यू। अब फिर यहां पे हम एज्यूम करने जा रहे हैं a n इज इक्वल्स टू 0, हमने एज्यूम कर लिया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पुट कर दो माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इस 21 को यहाँ भेजो तो माइनस में 21। अब देखिए n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 21 है, और यहाँ माइनस 3 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 21 अपॉन में माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो गया 3 7 है, तो यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 7, यानी n इज इक्वल्स टू आ गया 8। अब सुनिएगा, यहाँ पर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं थी, इससे हमने ये पता लगाया कि 0 इस AP का पार्ट नहीं है, तो जो भी अगला पॉजिटिव इंटीजर होगा वो नेगेटिव टर्म होगा। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 8 आ चुकी है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, इससे ये पता लगा कि 0 इस AP का पार्ट है। अब 0 अगर इस AP का पार्ट है तो 0 के बाद जब हम जाएंगे, क्योंकि हमारा AP क्या है, डिक्रीजिंग AP है, अब 0 के बाद जो भी टर्म आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारा कौन सा होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 9th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिस पर क्वेश्चन बनता है कई बार, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हो, यानी देखिए यहाँ पर 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड है, तो अगर ऑड में नंबर आए तो हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जब भी नंबर ऑड होना तो आपको मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा, मिडिल टर्म आपको करना क्या है, जितने भी नंबर है ऑड अगर उसको आप n लिखो और उसके साथ +1 कर दीजिए और फिर 2 से डिवाइड कीजिए। ये इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि देखो मिडिल टर्म क्या है, ऑड है, और ऑड को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं आएगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी, हमें तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए यहाँ पे, तो करना क्या होगा कि आप उसमें 1 ऐड करो, तो जब भी आप ऑड में 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, इवन बनेगा, और जब इवन को 2 से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो अब इस तरह से देखना है कि अगर ऑड हो तो सिर्फ एक मिडिल टर्म आएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, अब यहाँ पर इवन है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो मिडिल टर्म इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 मिडिल टर्म आएगा, ये वाला दूसरा और तीसरा। तो आप समझिए इसमें निकालने का तरीका क्या है, चूंकि ये पहले से इवन नंबर है ना, तो इसका मिडिल टर्म 2 आएगा, इसका मिडिल टर्म 2 आएगा, एक मिडिल टर्म तो ये आ गया, चूंकि पहले से इवन है तो हमने डायरेक्ट कर लिया क्या, n/2। अब एक n/2 के बाद, अब ध्यान से देखना, बच्चे यहाँ पर एक गड़बड़ करते हैं कि यही वाली वैल्यू यहाँ पे कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं होगा, बट के जो n/2 है ना, इस n/2 को आप एक नंबर एज्यूम कर लो, अब उसके बाद इसमें अलग से आप क्या करोगे, +1, यानी हमारे पास 2 आएगा मिडिल टर्म, अगर इवन नंबर है तो n/2 और n/2 फिर अलग से +1, यानी उसका अगला, देखो n/2 और उसके अगला वाला ये +1। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। तो बेसिकली हमें करना क्या है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। देखिए बहुत इजी है, अब देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 6, d की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 13 - 6 दैट इज 5, और an कितना गिवन है 216। अब क्या करो, an इज इक्वल्स टू 216, अब ये वैल्यू डालो, n की वैल्यू निकालो, तो चलिए हम निकाल लेते, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 216, a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर 5 इज इक्वल्स टू 216, यानी कि n-1 इंटू 5, 6 को वहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 210, क्योंकि माइनस होगा, और उसके बाद n-1 210 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड होगा तो 5 4 एंड 5 2 n-1।
अब देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू आ चुकी है 43। तो क्या ये n ऑड है? बिल्कुल ऑड है। अगर ऑड है तो क्या करेंगे, तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो क्या हो गया, तो मिडिल टर्म आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 43 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 44/2, दैट इज 22th टर्म। अच्छा, अब वो वैल्यू क्या होगी, अगर वो पूछ ले फाइंड द मिडिल टर्म, या एक तो हमें पूछ ले मिडिल टर्म, तो उधर 22th टर्म है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से 22वां टर्म निकाल देना है। देखिए a22 इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस 21d, a की वैल्यू है 6, 21 इंटू डी की वैल्यू है 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 216 ही आने वाला है। देखिए 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और प्लस 6, तो आंसर आ गया है 111। अच्छा, आंसर कितना आ रहा है, 111 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ एपी। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखो, पॉज करके वीडियो, उसके बाद फिर आंसर मैच कर लो कि क्या आंसर सही आ रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल्स टू -11 और d इज इक्वल्स टू -7 और -11, यानी कि -7 प्लस 11, यानी कि आंसर क्या है 4। और यहाँ पर हमारे पास कितना है, an इज इक्वल्स टू है 49। पुट कर लो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। a की वैल्यू है -11 प्लस n-1, d की जगह पर हम पुट कर रहे हैं 4 इज इक्वल्स टू 49। इसको जब वहाँ ट्रांसफर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60, तो n-1 4, 11 है माइनस का, यहाँ आगे प्लस होगा ना, तो यहाँ पे हो गया कितना आपका 60। अच्छा, n-1 इज इक्वल्स टू, इस 4 से कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ गया 15, यानी n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16। अब चूंकि n की वैल्यू यहाँ पर इवन नंबर है, तो देखिए जब इवन नंबर है तो हमारे पास मिडिल टर्म्स कितने होंगे, 2। तो यहाँ पर मिडिल टर्म्स कितने होंगे, मिडिल टर्म्स हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सीधा सीधा n/2 एंड एक हो जाएगा n/2 प्लस 1। तो पुट करते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 16/2 और ये हो जाएगा 16/2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 8th टर्म एंड ये हो जाएगा 9th टर्म। अगर आपको वैल्यूज निकालनी, चूंकि यहाँ पे वैल्यूज पता करने को बोल रहा है, तो अब a8 निकाल दो, a8 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d और एंड a9 निकाल दो, दैट इज a प्लस 8d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, तो -11 और d की वैल्यू है 4, तो 7 4 ज़ा 28, यानी कि -11 प्लस 28, 8 - 1 7, 2 - 1 1, आंसर इज 17। और यहाँ पर a9 है, तो a की वैल्यू -11 और d की वैल्यू 4 यानी कि 32, 8 4 ज़ा 32, यहाँ पर 2 - 1 यानी 1, 3 - 1 यानी कि 2, आंसर इज 29। तो देखिए बात समझ आ गई कि अगर हमें मिडिल टर्म बोले तो मिडिल टर्म में यही दो तरीके बनते हैं, या तो आपके n की वैल्यू ऑड आएगी या n की वैल्यू इवन आएगी। अगर n की वैल्यू ऑड आई तो एक ही मिडिल टर्म होगा, उसको निकालने का तरीका है n प्लस 1/2। लेकिन अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन आ गई तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होगा, एक होगा n/2 और एक होगा n/2 प्लस 1। आई होप की बात समझ आ गई होगी। अरिथमेटिक मीन पर भी 1 या 2 नंबर का सवाल हर पेपर में पूछ ही लेता है, k की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना, p की वैल्यू निकालना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए समझते हैं पहले क्या है, बहुत ईजी है, डिटेल में पढ़ोगे आप 11th में, यहाँ बहुत ईजी है, जरा ध्यान से देखो। अगर हम एज्यूम कर लें a b c, अगर ये 3 टर्म एक AP के अंदर है, तो आप क्या जानते हो AP का क्या कॉन्स्टेंट होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालूं और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालूं तो सेम ही तो आएगा। यानी मैं ये इस तरह क्या लिख सकता हूं, इसको जरा देखिए एक बार कि b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस b, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस यहां से इन दोनों कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा क्योंकि एक AP है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, b को इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर b, इधर भी क्या हो गया प्लस b, और इस तरफ क्या है c और यहाँ पे क्या है a, यानी क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2b, और इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे a प्लस c, यानी कि b इज इक्वल्स टू क्या हो गया a प्लस c डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा, अगर वो बोल दे कि 3 टर्म AP में है, या आपसे बोल दे कि ये तीनों टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म है किसी भी AP का, कोई भी बड़े से AP से 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लिया है और उसमें कोई एक अननोन वैल्यू हो x y p k कुछ भी, उसकी वैल्यूज निकालनी है,
तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस तरह के 3 क्वेश्चन लिए आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि 4/5 P and 2 आर इन AP, फाइंड P। अब हमारे पास ये 3 टर्म है AP के अंदर है, तो हम पहले को A, दूसरे को B और तीसरे को C मान लेंगे। डायरेक्ट आप लिख देना कि अर्थमेटिक मीन से हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, एक ही नंबर का क्वेश्चन है वैसे ही है। वी नो दैट क्या, कि हम जानते हैं कि 2B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2B यानी बीच वाला, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। अब B में क्या है, 2 इंटू P इज इक्वल्स टू A की जगह पे क्या है 4/5, तो यहाँ पे लिख लो 4/5 प्लस C की जगह पे क्या आएगा 2। सही है, इसको आप A, इसको B और इसको C एज्यूम करके चलोगे, पहला A, दूसरा B, तीसरा C। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो देखो 5 टू द 10, 10 प्लस 4 14, यानी कि हो गया 14/5। और यहाँ पे क्या है 2P, इस 2 को नीचे भेज दो, 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू हो गया 7/5। ये आपका आंसर है, बहुत ईजी है। आइए आगे देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K will this and this, यानी K + 9, 2K - 1 and 2K + 7 are the consecutive term of AP। यानी हमारे पास 3 टर्म दिया हुआ है, अब K की वैल्यू पता करनी है, उसने बोल दिया कि ये 3 टर्म AP के हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपल आपको लिख लेना है कि हम क्या जान रहे हैं, हम जानते हैं 2B इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। तो 2 इंटू B, B की जगह पर क्या है मिडिल टर्म आएगा, तो B की जगह पर हम यहाँ पुट करते हैं कितना है 2K - 1, और A की जगह पर क्या है K + 9 और प्लस C की जगह पे 2K + 7। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर K, यहाँ पर 2K, तो कितना हो गया 3K, और 9 और 7 16, और यहाँ सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो गया 4K - 2। अब इस 3K को इधर लेके आओ, 2 को उधर लेके जाओ, तो 4K - 3K, 4K - 3K इज इक्वल्स टू 16 + 2, यानी यहाँ पर कितना बच गया K इज इक्वल्स टू 18। सो सिंपल, बताइए K की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर आपको 2 वेरिएबल दिख रहा होगा, तो इसका मतलब एक कैंसिल आउट होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ K इफ x, 2x + K एंड 3x + 5 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP। तो अब देखिए हम यहाँ पर वही लिखेंगे कि 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। अब चाहो तो लिख देना वी नो दैट, एक नंबर क्वेश्चन है, 2 का हो तो लिखना है, एक में क्या लिखना ऑब्जेक्टिव आएगा शायद। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं 2 इंटू B की जगह पर क्या लिखेंगे 2x + K इज इक्वल्स टू A की जगह पर x और C की जगह पर हम लिखेंगे 3x + 5। सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 4x + 2K इज इक्वल्स टू 3 और प्लस, तो ये भी हो गया 4x + 5। अब देखो दोनों तरफ 4x है, इसको उधर लेके जाओगे तो 4x से 4x क्या होगा कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया 2K इज इक्वल्स टू 5, यानी कि K इज इक्वल्स टू 5/2। तो देखिए इसमें तीसरा चौथा टाइप हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम ना सम वाले प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स। हम सब जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आप AP ही लिख लो तो बेहतर होगा। तो AP क्या बनेगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और 20वां नेचुरल नंबर क्या आएगा BC आएगा। तो अगर हमें 20 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो आप सबको सम का फॉर्मूला याद होगा, मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि हम क्या जानते हैं सम का फॉर्मूला क्या होता है। चलो पहले मैं A लिख लेता हूँ, तो A की वैल्यू कितनी है 1, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 1 ही होगी, A2 - A1, यानी कि 2 - 1 दैट इज 1। तो चलो मैं सिंपल फॉर्मूला पहले यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि L वाला लास्ट में यूज़ करूँगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम सब जानते हैं फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू n/2 2A + n-1 इंटू D। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब देखिए हम पुट करते हैं, हमारे पास कितने 20 टर्म्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 20 लेंगे। अच्छा एक बात समझना, बच्चे सोचेंगे सर यहाँ तो 20 लास्ट टर्म है, तो यहाँ पर ये टर्म भी 20 है और नंबर भी 20 है, तो दोनों चीज़ यहाँ पर सेम है, मतलब an की वैल्यू भी 20 है और n की वैल्यू भी 20 है यहाँ पर। तो अब देखिए n की वैल्यू कितनी 20, तो ये हो गया 20/2, और यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 20 - 1 यानी कि 19, और D की वैल्यू भी कितनी है 1। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 19, तो ये हो गया 10 इंटू 21, आंसर इज 210।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी तो एक चलो स्टार्ट किया यहाँ से सम वाला, आगे चलते हैं। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। अब हमारे पास nth टर्म का एक एक्सप्रेशन दे दिया है n के टर्म में। अब हमसे कह रहा है कि शुरू के कितने 24 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहली चीज अब ये समझ लो कि आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू 24 गिवन है, n की वैल्यू 24 गिवन है। अब यहाँ से ना फर्स्ट टर्म निकालोगे और d निकालोगे। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं, देखिए हमारे पास गिवन है an इज इक्वल्स टू 3 + 2n। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है आपको उस जगह 1 पुट कर दो। तो जब मैंने यहाँ 1 पुट किया तो 3 और 2 कितना 5, यानी कि a की वैल्यू या a1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। सिमिलरली अगर मैं a2 कर दूं तो यहाँ पर क्या है 3 + 2 × 2, क्योंकि 2 पुट करा हमने। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 + 4 यानी कि 7। तो हमने a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया। अब हम ऐसा करेंगे कि d भी निकाल लेंगे। चलिए ऊपर देखते हैं या यहीं पे निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर d निकाल लूँ तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a2 - a1। तो d की वैल्यू 7 - 5, 7 - 5 यानी कि दैट इज 2। तो d की वैल्यू भी आ गई। हमने n हमें पता है, a1 निकाला, यहाँ n 1 पुट करके a2 निकाला और फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस से d निकाल लिया। तो देखिए a पता लग चुका है, d पता लग चुका है, n पता लग चुका है। हमें करना क्या है 24 टर्म का सम निकालना है। तो अब देखिए आप इसमें l भी यूज कर सकते थे मगर मैं अभी l वाला यूज नहीं कर रहा हूँ, आगे करूँगा। अब देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं s, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। एस एन इज इक्वल्स टू कितना होता है n/2 2a + n - 1 × d। अब मैं n की जगह पर रखूंगा 24, तो यहाँ पर s 24 इज इक्वल्स टू 24/2 × 2 × a की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 × 5 प्लस, अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं 24 - 1 23 और इंटू डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 देखिए यहाँ से। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर a1 a2 निकालना था बस, अब तो कुछ है भी नहीं। अब इसके अंदर पुट कर दो तो यहाँ पे कितना आ गया 12, 5 × 2 = 10 और 23 × 2 यानी कि 46 + 1 56 और 56 × 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 6 = 72 कैरी ओवर 7 और 12 × 5 = 60 और 67 यानी आंसर आ गया 672। तो S24 की वैल्यू क्या आ गई 672। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि हमें यहाँ पर AP क्या है, अब जरा AP सोचो। यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 8 का क्या मतलब है, मतलब मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर 8 का 2 से, 8 का 3 से, 8 का 4 से, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, इस तरह से लिखना है कहाँ तक 15 तक। तो हमें तो इतना लिखकर ऐड नहीं करना, बल्कि लिखना है देखो फर्स्ट मल्टीपल 8, दूसरा क्या 16, तीसरा क्या 24 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखो आपको कितना मल्टीपल बोला है 15 मल्टीपल, यानी आप देखो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू तो 8 हो गया और d जो है वो भी कितना आएगा 8 ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस ही 8 का है। तो यहाँ पर a2 - a1 यानी कि 16 - 8 दैट इज 8। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है 15 गिवन है आपको। अब आप पुट कर दीजिए, तो हम सब जानते हैं एस एन इज इक्वल्स टू कितना होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, तो यहाँ लिखो 15/2 2 × a की जगह पर 8 पुट करेंगे प्लस n की जगह 15 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 15 - 1 × d भी कितना 8। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 15/2, अब यहाँ पर 2 8 = 16 प्लस ये हो गया 14, 15 - 1 14 और 14 8 ज़ा, तो 14 × 8। तो देखिए यहाँ पर 15/2, अब यहाँ पे 16 प्लस 8 का मल्टीप्लाई यानी कि 8 4 ज़ा 32 यानी कैरी ओवर 3 और 8 1 ज़ा 8 और 8 3 11 यानी कि 112 आ गया। अब इसमें 16 ऐड कर दो, तो यहाँ पर आ गया 15/2 और 6 2 8 1 1 2, यहाँ पर 1 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा। अब यहाँ पे कितना है 15 × 64 और 15 × 64 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 4 ज़ा 60 0 कैरी ओवर 6 और 15 6 ज़ा 90, तो यहाँ पर हो गया 960।
तो आपका आंसर क्या आ चुका है, कितना है ये S15 निकाला है हमने इस AP का, तो ये हमारे पास आ चुका है। इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज 1050, यानी कि शुरू के 14 टर्म्स का सम हमें गिवन है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और फर्स्ट टर्म भी गिवन है। तो कह रहा फाइंड द 20th टर्म, यानी हमें 20वां टर्म निकालना है, यानी 820 निकालना है, राइट। तो देखिए हमने लिख दिया कि S14 हमें गिवन है, n की वैल्यू 14 गिवन है यहाँ पर, और 8 10 है। 8a जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 10 है, और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है 820 क्या होगा। तो हम सब जानते हैं Sn इज इक्वल टू कितना, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अभी हम यही लेके चल रहे हैं, तो अभी लेंगे जब लास्ट टर्म वाले पे आऊंगा तो बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर S14 हमें गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ S14 इज इक्वल्स टू 1050। अब S14 की जगह पर अगर मैं फॉर्मूला पुट कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला देखें, n की जगह रखो 14, तो यहाँ पर 14/2 और यहाँ पर 2 इंटू a की जगह पे क्या रखेंगे हम, 10 हमें गिवन है, तो इंटू 10 प्लस n कितना है 14, तो 14 - 1 इंटू डी। क्या हमें d पता है, हमें d नहीं पता, तो हम d को d ही रख के चल रहे हैं। इज इक्वल्स टू 1050। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पे कितना आ गया 7, तो यानी कि 7 और यहाँ पर 20 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 13d इज इक्वल्स टू 1050। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 2 ज़ा 14 यानी 140 और 13 इंटू 7 91d इज इक्वल्स टू 1050, है ना। फॉर्मूला अगर आपको ये मल्टीप्लाई आसानी से हो जाए, अगर देखिए यहाँ पे 140 है तो यहाँ पर 91d को मैंने इधर रोका और इसको 140 को जब मैं इस तरफ ट्रांसफ़र कर दूंगा तो अब देखिए 1050 में से 140 चला गया, तो अगर 1000 में से 100 गया तो 950 में से 40 गया तो 10, यानी आंसर इज 910। और यहाँ पर है 91d, यानी कि d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट कर दो तो d की वैल्यू आ गई 10। अब देखिए a हमें पहले से पता था, d हमने यहाँ से निकाल लिया, हमें निकालना है 20th टर्म, तो अब इजी है। 20th टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। a की वैल्यू थी 10 और d की वैल्यू भी कितनी है, 10 ही है, ओके। तो 190 और प्लस 10 यानी कि आंसर इज 200। आई होप कि आ गया होगा, इजी है ये भी। आगे देखते हैं। सम ऑफ 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 144, यानी हमें किसी भी एक एपी का 9 टर्म का सम हमें गिवन है कितना, 144 एंड 9th टर्म इज 28। अब देखिए कोई एपी है 1 2 3 4 5 लेकर के हमें 9 तक का टर्म है और उस सब का सम कितना है 144, और लास्ट टर्म यानी 9th टर्म कितना है, तो 9th टर्म 28 है, तो हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, लास्ट टर्म भी मान के चल रहे हैं, मान के लास्ट टर्म है। और कह रहा फाइंड द फर्स्ट टर्म, हमें ए की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पर लिख लोगे तो एग्जामिनर के लिए आसानी होगी, आपके लिए भी आसानी होगी, कुछ छूटेगा नहीं। अब चलिए देखिए फॉर्मूला, जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप क्या करो, फॉर्मूला ये वाला यूज करो। देखो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ठीक है। अब देखिए हमारे पास S9 गिवन था, तो हम यहां पर लिख रहे हैं S9 इज इक्वल्स टू 144। अब S9 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं 9/2 और यहां पर a, हमें पता है क्या a नहीं पता, तो मैं लिख रहा हूं a प्लस l हमें पता है a है, l है 28 और इज इक्वल्स टू 144। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो a प्लस 28, इस 2 को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 144 इंटू 2 अपॉन में 9। अगर आपको 16 का टेबल याद हो तो ये कैंसिल आउट होगा, नहीं भी तो देखिए हम कैंसिल करके देखते हैं 9 से। 9 1 ज़ा, है ना, 9 1 ज़ा 9, कितना बचा 5, तो कितना हो गया 54, तो 9 6 ज़ा 54, यानी ये हो गया 16 इंटू 2 दैट इज 32, यानी कि a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 32, यानी a इज इक्वल्स टू 32 माइनस 28, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई है 4। हमें फर्स्ट टर्म ही तो निकालना था, बस कुछ और लेना, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये। कह रहा फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का हमें 22 टर्म निकालना है इन विच d इज इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखिए हमें पता क्या करना है, वी हैव टू फाइंड S22। इसका मतलब क्या होता है, n की वैल्यू 22 हो गई, और हमें एक चीज और गिवन है कि d कितना है, d हमें 7 गिवन है, d कितना गिवन है 7। हमें इसने बोला है कि एंड 22nd टर्म
यानी कि A22 भी हमें पता है, और A22 कितना है 149। तो देखिए एक AP में हमें 22 टर्म का सम निकालना है और 22वां टर्म गिवन है, तो क्या ये लास्ट टर्म नहीं हो जाएगा? तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा लास्ट टर्म यानी 149। अब देखिए कि हमें अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए। अगर मुझे S22 निकालना है तो a नहीं पता, तो पहले हम इसको यूज करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे गिवन है A22 इज इक्वल्स टू 149। A22 का मतलब a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 149। a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल्स टू 149। समझ आ रही है? हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें a चाहिए, इस वजह से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं पहले। अब देखिए a प्लस 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल्स टू 149, यानी कि a इज इक्वल्स टू 149 माइनस 147 दैट इज 2। तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब जब a आ चुका है, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं S22 इज इक्वल्स टू 22/2, देख रहे हैं n/2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो हम यहाँ पे लिख दें 2 प्लस l की वैल्यू कितनी है 149, यहाँ पर हो जाएगा 11, कैंसिल आउट कर दो, और 149 प्लस 2 यानी 151, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने उसी लेक्चर में दिया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तभी आपको बताया था कि इसका करना कैसे। तो देखिए अगर आपके पास Sn गिवन है, तो आपको अगर आप n1 की जगह 1 पुट करोगे तो आपके पास देखो ये कितना आएगा 4 इंटू 1 प्लस सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब देखो किसी भी AP का अगर आपको पहला टर्म पता है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहला टर्म खुद ही होगा। तो इसका मतलब जो A1 है, तो आपके पास जो S1 आया है दैट इज असल में S1 और A1 दोनों बराबर ही होगा, और दोनों का दोनों क्या होगा 3 होगा। अब देखिए अगर मैं S2 निकालूं, या आप ऐसे समझ लो, अगर क्लियर नहीं हुई बात तो देखो, आप मान लो हमारे पास कोई AP है जैसे 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये हमारा क्या है A, और यही हमारा क्या होगा S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अच्छा उसके बाद देखिए ये A1 है, अब हमारे पास क्या होगा A1 प्लस A2, इसको बोलेंगे हम क्या S2, तो S2 में इन दोनों को सम करके बताएंगे, लेकिन A2 की वैल्यू 3 होगी। तो यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब देखिए अगर यहाँ पे S1 है, हम निकालते हैं अब S2, तो S2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम पुट करेंगे 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 4 दैट इज 4, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें S2 की वैल्यू पता लग चुकी है, और अगर मुझे A2 निकालना है तो देखो S2 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 4। अब आप जान रहे हो A1 की वैल्यू पहले से पता है आपको, तो A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर रख लो 3 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि A2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, यानी A2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो A2 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए A2 की वैल्यू कितनी आ गई है 1, S2 की वैल्यू कितनी आ गई है 4, और S1 और A1 की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब आप चाहो तो A10 और A16 निकालना है, तो A10 के लिए हम D निकालने पहले, तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। ठीक है, अब आपको A10 निकालना है, तो देखिए A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D, A की वैल्यू 3 और 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी -2, तो -2, तो 3 माइनस 18, द आंसर इज -15। उसी तरह से अगर आपको A16 निकालना है तो A प्लस 15D, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू -2, तो यहाँ पर 15 इंटू -2, यानी कि 3 माइनस 30, आंसर इज -27। आई होप के बात समझ आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन, इसमें एक और फॉर्मूला यूज होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपको an निकालना हो तो Sn माइनस 1 अगर यूज करते हैं ना, तो ये an का फॉर्मूला होता है। इसी एक्सप्रेशन को अगर आप यूज कर सकते हैं तो, बट इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप सबसे आसान क्या करो,
A1 A2 निकाल लो S1 S2 की हेल्प से, और D आ गया A1 आ गया। अब जोन सा टर्म निकालना है आप आराम से निकाल सकते हो। अब जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये सब के सब पेपर में आए हुए भी हैं, पीछे भी थे, लेकिन वो थोड़े से एवरेज थे या थोड़े से मतलब कि इजी क्वेश्चन थे। लेकिन ये अच्छे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन का मतलब वेटेज ज़्यादा ही होगा, 5 मार्क्स का आएगा या 3 का आएगा, इससे कम का तो आएगा नहीं। तो ज़रा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, पूरा फोकस दीजिएगा ध्यान से। और इस तरह के क्वेश्चंस एक ज़रूर आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना कैसे है, तो इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए लैंग्वेज समझिए, कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, यानी हमें क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है, डी पता करना है। तो हमने लिख दिया डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें पता करना है ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5, तो हमने लिख दिया फर्स्ट टर्म इज 5, ए इज इक्वल्स टू 5 एंड द सम ऑफ, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो लाइन इसको जरा ध्यान से सुनना, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ ऑफ द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, या सम ऑफ इट्स 20 टर्म इज हाफ ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म। तो इस तरह के जब भी नेक्स्ट टर्म की बात आएगी ना, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म हो गया S4, लेकिन जब बोले कि सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, तो देखिए शुरू का 4, अब नेक्स्ट 4 टर्म कौन सा होगा, यानी कि शुरू का 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, और नेक्स्ट 4 टर्म मतलब 5th 6th 7th और 8th होगा 4 के बाद वाला। तो उसको लिखने का तरीका यह है कि S8 माइनस S4 करेंगे, ठीक है। चूंकि यहां पर कम है तो मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा और आसान तरीके से। अगर यहां पर वैल्यू ज्यादा होती S40 S20 तो हमें इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ता। आई होप बात समझ पा रहे होंगे। देखिए यहां पर लेंगे ना तो और इजी होगा, बट इस पे देखिए कैसे करते हैं। ये हमारे पास गिवन है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए अब यहां पे लिखना चाहो तो लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है S4 इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ, जब भी नेक्स्ट टर्म बोले ना S8 माइनस S4। ये मैंने क्यों किया, यही समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ है नहीं। ये इसलिए किया क्योंकि देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म। यानी जो सम ऑफ 4 टर्म है ना, ये कितना है, ये इक्वल है हाफ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। और नेक्स्ट 4 टर्म क्या होगा इस 4 के बाद, उसको यानी कि 5th 6th 7th और 8th आएगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, S8 माइनस S4। आई होप बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसको हम पहले दूसरे तरीके से कर रहा हूं, फिर उससे आसान से करूंगा, बल्कि इजी। तो ये देखो यहाँ पे A1 S4 क्या लिख सकते हैं, A2 A3 A4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं S8 को हम S8 यानी कि 1 से लेकर के 8 तक, या इसका डिफरेंस है तो आप इसको ऐसे समझो S8 माइनस S4 की मीनिंग क्या हो गई, A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। ये आप फील कर पा रहे हो कि 8 में से 4 कम कर दिया तो क्या बचेगा, 5 4 7 8 बचेगा माइनस करने पर। ये मीनिंग है। अब जरा इसको आप इसको एक्सपैंड कर लो तो देखो ये क्या हो जाएगा, A प्लस A की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो मैं A यूज़ करके चल रहा हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो A की वैल्यू 5, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 5। ये क्या होगा, ये होगा 5 प्लस D, ये क्या होगा, ये होगा 5 प्लस 2D, और ये क्या होगा 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू, इन सब की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर 1/2 A5 की जगह पे क्या लिखेंगे, A प्लस A की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो A प्लस A मतलब 5, और 5th है तो 4D, यहाँ पर 4D, और यहाँ पर A प्लस 5D, तो 5 प्लस A की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 5D, और A7 है तो A प्लस 6D, और यहाँ पर A8 है तो A प्लस 7D। ठीक है, ये ज़्यादा आसान लगता है बच्चों को इस वजह से, वरना आप इसको एक्सपेंड करते। अभी करूँगा इससे भी। अब देखिए यहाँ पर ऐड कर लीजिए 5 5 5 5 कितना आ गया 20, D ऐड कीजिए 3 2 5 5 और 1 कितना 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 6D इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कितना 4 टाइम, तो कितना आ गया 20, प्लस यहाँ से हम ऐड करते हैं 4 प्लस 5 9 9 और 6 15 15 और 7 22, तो यहाँ पर हो गया 22D। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 20 प्लस 6D इज इक्वल्स टू, इस 2 से पूरे को डिवाइड कर दो तो यहाँ बचेगा 10 प्लस 11D। D को अगर मैं उधर ही रखता हूँ, चलो 10 यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ पर है 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 11D माइनस 6D। 20 माइनस 10 दैट इज 10, और 11 माइनस 6 यानी कि 5D। अब अगर 5 से कैंसिल करोगे तो यू विल गेट D इज इक्वल्स टू
2। तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस इस स्टेटमेंट की वजह से बच्चे फंस जाते हैं। आई होप की बात क्लियर हुई होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63, यानी कि शुरू के 7 टर्म का सम हमें गिवन है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? या तो आप लिख लो A1 + A2 + A3 अप टू A7 = 63, बट मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट कि S7 = 63 नाउ, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 61। अब देखो नेक्स्ट 7 टर्म को हम कैसे लिखते हैं? यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। तो अगर आप सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म लोगे तो देखो 7 तो पहले से है, अब इसके अगला 7 टर्म कौन सा होगा? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, है ना, 13वां, और फिर 14th हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए जब हम इसको लेकर चलेंगे तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा कैसे? देखिए ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा S14 माइनस S7। आई होप कि ये बात समझ आ रही होगी आपको। जो हमने यहां पर किया था, देखो हमने नेक्स्ट 4 टर्म लिया था तो 8 में से 4 कम कर दिया था। अब यहां पर हम नेक्स्ट 7 टर्म ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? 14 में से 7 कम कर दे रहे हैं। आगे देखिए इज 61, तो हमारे पास कितना है? सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 61, यानी ये वैल्यू एक्चुअल में किसके इक्वल है? तो ये इक्वल है 161 के। नाउ कह रहा फाइंड 28th टर्म, यानी हमें निकालना है असल में A28 की वैल्यू। आई होप बात समझ आ गई होगी। दोबारा से देखो, अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत आसान है, आप कर लोगे। अच्छा आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, बट मैं दूसरे तरीके से करने जा रहा हूं इसको। अब देखिए क्या करने वाले हैं, हमें ये गिवन है तो मैं इसी को सॉल्व करके देखता हूं। S14 माइनस S7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लो यहां पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पता नहीं स्पेस कम पड़ जाए कहीं, देखते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर लिख रहे हैं S14 माइनस S7 इज इक्वल्स टू 161। अब S14 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो ये हो जाएगा 14/2 2a प्लस n की जगह मैं 14 ही पुट कर रहा हूँ, 14 - 1 इंटू डी, और यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 161। देखो इसमें a और d गिवन नहीं है तो मैं a और d ही लिख के चल रहा हूँ। अच्छा ऐसे क्वेश्चन जिसमें a और d गिवन ना हो ना, तो आप उसमें मान लेना बेहतर है लेट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेट a बी फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। या आप लिख के चलना तो ज़्यादा बेहतर है। आगे देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया 7 और यहाँ पर है 2a प्लस 13d माइनस यहाँ पर 7/2 और यहाँ पर है 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 161। सिंप्लीफाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ा, अच्छा इसको ना सेपरेट कर लो, ये पिछला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 7 2 ज़ा, तो ये हो गया 14a प्लस 7 13 ज़ा, तो 13 7 ज़ा 91 और माइनस। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 से पूरे को डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर 7 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 161। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो गया 14a प्लस 91d माइनस 7a, और देखो यहाँ पर ध्यान रखना माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस 21d इज इक्वल्स टू 161। अब सॉल्व कर लो, 14 - 7 यानी कि क्या आ गया 7a और 91 - 21, तो आंसर क्या आ गया 1 - 1 यानी 0, 9 - 2 यानी कि 7, तो 70d इज इक्वल्स टू 161। अब इसको हमें एक इक्वेशन एज्यूम करना पड़ेगा, ये हमने मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है। अच्छा आप देखिए हमारे पास S7 भी गिवन था, राइट, हम चाहते तो S7 डायरेक्ट पुट कर सकते थे, कोई बात नहीं, बट यहाँ तक देखिए आया। अब S7 हमारे पास गिवन है तो S7 की वैल्यू क्या होगी? तो S7 की वैल्यू अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो S7 इज इक्वल्स टू है हमारे पास 63, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 63। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो गया 7a
प्लस 21D इज इक्वल्स टू 63। अब इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये दो इक्वेशंस आ चुके हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन तो हमारे पास D की वैल्यू आएगी। स्पेस कम है तो मैं आगे लेता हूँ। देखिए 1 मिनट के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ से। क्या है हमारे पास, हम सॉल्व कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 7A प्लस 70D इज इक्वल्स टू 161 और यहाँ पर 7A प्लस 21D इज इक्वल्स टू 63। ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सब साइन अपोजिट चेंज होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर 70 माइनस 21 तो 10 माइनस 1 यानी कि 9, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो 49D इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 यानी 8, 5 यानी 15 में से 6 कम कर देंगे तो 9। अब देखिए D से डिवाइड कर दो तो 98/49 यानी कि D इज इक्वल्स टू 2। अब आप देखिए D की वैल्यू आ चुकी है, हमें A की वैल्यू भी तो पता करनी होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड में D की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट D इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए यहाँ पर है 7 इंटू A प्लस 21 इंटू 2, मैं D की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 2 इज इक्वल्स टू 63। तो यहाँ पर हो गया 7A प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी 42 इज इक्वल्स टू 63, यानी कि 7A इज इक्वल्स टू 63 माइनस 42, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 4 यानी कि 2। अब यहाँ पर आ गया 7A, 7 से डिवाइड कर दो तो A इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए आपके पास A की वैल्यू 3 आ चुकी है और D की वैल्यू 2 आ चुकी है। हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था A28। तो A28 क्या होगा देखो, तो A28 इज इक्वल्स टू A प्लस 27D। A की वैल्यू हमने निकाला कितना 3, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 27 इंटू D की वैल्यू कितनी आई थी 2। तो देखो 27 इंटू 2 कितना 54 प्लस 3, अब ऐड कर दो तो ये हो गया 57। तो A28 की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी तो है, बच्चों को मुश्किल लगता है। आप जरा एक बार ध्यान से देखो, दोबारा से आएगा। बस कुछ क्वेश्चंस और हैं, आइए लेते हैं। ये हमारा लास्ट टाइप है और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आए हैं पेपर में, तो इसलिए देखिए। और ये आपके NCERT बुक में इस तरह के क्वेश्चन शायद एक भी नहीं है, राइट, लेकिन पेपर में ज़रूर आते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन पहले देखो फिर बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जब भी क्वेश्चन पूछे द सम ऑफ 3 नंबर इन एन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना। जनरली क्वेश्चंस में ना आपको सम दिया होगा और प्रोडक्ट दिया होगा और वो नंबर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे ऐसा कहा जाए, अब यहाँ पे चूंकि इसने एक वर्ड यूज किया है कितने 3, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर्स। तो अगर 3 नंबर्स का सम और प्रोडक्ट दिया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे नंबर्स हमें तीनों एज्यूम करना पड़ेगा। अब ये हो सकता है 3 टर्म हो, 4 हो या 5 भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 तक आता है। तो अगर 3 4 का ज्यादातर पूछा जाता है, बल्कि मैक्सिमम तो 3 का आता है। तो अगर आपसे ऐसा हो इसके अंदर टर्म्स गिवन ना हो तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको एक AP एज्यूम करना है A माइनस D A प्लस D। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक AP है, ऐसा हमने इसलिए मान लिया है ना ताकि D कैंसिल आउट होकर के इजी तरीके से आंसर आ सके। तो ये हमें मानना पड़ेगा। 3 टर्म्स के लिए A माइनस D A प्लस D, 4 टर्म के लिए A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D एंड A प्लस 3D। उसी तरह 5th टर्म के लिए। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 3 टर्म इज 24। तो देखिए 3 टर्म का सम हमें कितना दिया हुआ 24, तो हमने लिख लिया कि सम इज 24। सबसे पहले आप मान लोगे लेट AP इज दिस, तो ये आप नोट कर लो कॉन्सेप्ट के लिए। अब यहां से क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए AP कितना है, A माइनस D A प्लस D हमने एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है सम कितना है 24, तो हमने इन सारी वैल्यू को रखा। देखिए A माइनस D A प्लस D 24, यहाँ से D और D कैंसिल आउट होगा तो 3A इज इक्वल्स टू 24, A इज इक्वल्स टू 8। अब देखो सॉल्व करके A की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। नाउ आगे देखिए, अब उसका प्रोडक्ट कितना गिवन है 440 यानी 440।
अब प्रोडक्ट गिवन है तो हमने इन तीनों टर्म्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो यहाँ पर a माइनस डी, यहाँ पर a प्लस डी, या आप चाहो तो पुट करके कर लो। या देखो a माइनस डी a प्लस डी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब मैंने a की वैल्यू पीछे से पुट कर दी, हमें a की वैल्यू यहाँ पर हमें निकाला था 8 आया था, तो अब चाहो तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो कि a इज इक्वल्स टू 8 है। जब मैंने a की वैल्यू पुट करी, देखिए यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ पर 8, यहाँ 440 है। अब जब मैं 8 को नीचे भेज दूंगा, 440 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा 55, और यहाँ देखिए 64 8 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अभी 64 को यहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया, तो देखिए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, माइनस से माइनस कैंसिल, और डी इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 3। इसका ध्यान रखेंगे कि देखिए आप डी जो है ना, जब भी स्क्वायर से हम निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप ये समझ लो कि +3 का स्क्वायर भी 9 आता है और -3 का स्क्वायर भी 9 आता है, इसलिए डी इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 3। अब चलिए देखिए, हमें जो टर्म्स निकालना था तो उसके दो एपी बनेंगे। क्या बनेगा, एक बार हम +3 लेंगे 8 के साथ और एक बार -3 लेंगे 8 के साथ, तो हमने दोनों लिया है। आपको आंसर में ये दोनों ही करना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देख लीजिए, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू +3 लिया है। अब यहाँ पर 8 और d की जगह पर 3 पुट कर दीजिए, जो कि मैंने पुट कर दिया। देखिए 8 - 3 8, 8 + 3, तो आंसर आ गया 5 8 11। आप करके देखना, इसको नोट करो कॉपी लेकर के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -t पुट कर दिया है, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा।